नमस्कार, मैं पूनम प्रजापत। विद्या भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पीछे के वीडियोस में अपन ने रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर जो 12वीं क्लास के लिए अपन पढ़ रहे हैं, उसी के पहले चैप्टर का टॉपिक अपने ने डिस्कस किया था। क्रिस्टल जो थे अपने, एकक कोशिकाएं क्या होती है, एकक कोशिकाओं के अभिलक्षण क्या होते हैं, उसके बाद में पढ़ा था क्रिस्टल जालक, और क्रिस्टल जालक के भी अभिलक्षण अपने ने रीड किए थे। अब आज अपन उसी चैप्टर को थोड़ा कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपन आज पढ़ेंगे क्रिस्टल तंत्र, यानी कि क्रिस्टल का जो सिस्टम आता है वो किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाता है। तो थोड़ा सा उसको पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन बताना चाहती हूँ कि अपन जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इमेजिनेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप 3D सिस्टम को इमेजिनेट नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ समझ भी नहीं आएगा कि अपन किस तरह से इसको पढ़ रहे हैं या ये किस तरह से फॉर्मेट किया गया है, राइट। तो अपन आज क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जो भी बच्चे अभी देख रहे हैं अपने रूम में बैठ के ही पढ़ रहे होंगे, तो अपने रूम को एक बार ध्यान से देखेंगे। आपका रूम बिल्कुल ऐसा ही होगा, ऐसा ही दिख रहा होगा आपका रूम, है ना। एक क्यूब जैसा है बेटा आपका रूम, राइट। अब इस रूम के अंदर आप देख रहे होंगे कि कोने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। आपके छत पर भी कोने ही हैं और सरफेस जो है, आंगन जो है, वहाँ पर भी कोने दिखाई दे रहे होंगे, राइट। तो थोड़ा सा ऊपर नज़र करेंगे तो आपको छत के ऊपर 4 कोने दिखाई दे रहे हैं। ध्यान करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ये कितने कोने हैं बेटा? 4, जो छत के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब वैसे ही सरफेस पे आइए, थोड़ा सा नज़र घुमाएंगे तो नीचे भी 4 कोने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। ये मेरा सरफेस है, ये ऊपर का सरफेस है, राइट। इन दोनों पर जो कोने हैं उनकी संख्या को अपन चेक करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल तंत्र जो है वो इन्हीं पर बेस्ड है कि इनको जो भागों में वर्गीकृत किया गया है ना, वो सरल घन में और एक केंद्रीय क्रिस्टल तंत्र में वर्गीकृत किया गया है। तो पहले, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि एक जब क्रिस्टल की आप बात करते हैं तो क्रिस्टल में क्या होता है, एकक कोशिका। उस एकक कोशिका में क्या क्या होता है, तो हमेशा ध्यान करेंगे जो एकक कोशिका है आपकी, उसके अंदर क्या होते हैं, कोने होते हैं, कोनों के बाद में फलक होते हैं और उसके बाद में क्या होते हैं बेटा, किनारे होते हैं। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, क्योंकि जब तक इनको पढ़ेंगे नहीं तो इनका इमेजिनेशन पावर समझ नहीं आता है, राइट। तो सबसे पहले एक कोशिका में बात करूं तो एक कोना, कितने कोने दिखाई दे रहे हैं? 8 कोने दिखाई दे रहे हैं, राइट। कितने कोने दिखाई दे रहे हैं? 8। अब ध्यान करो, ये तो एक एकक कोशिका है। यदि मैं इस एकक कोशिका को एक क्रिस्टल जालक में दिखाऊं तो अपन कैसे करते हैं इसको, ये एकक कोशिका, राइट। इस एकक कोशिका के अंदर ये एक कोना है, राइट। अब इस कोने का अपन बात करें तो इस कोने से अपन कितने और रूम सेट कर सकते हैं, यानी एक कोना कितने में पार्ट लेता है, कितने भागों में टूटता है। तो अपन देखते हैं कि ये आपका एक कोना है, किसी कोने में ले लो आप। इस कोने पर अपन देखते हैं, इस कोने के साथ में ऊपर की जो छत है उस पर बात कर रहे हैं, राइट। उस छत के ऊपर अपने देखो 1 2 3 4 बन गए, 4 रूम तैयार हो गए, है ना। एक कोना अपना रूम, आपका रूम है, उस रूम का ये वाला कोना, ये वाला कोना, ठीक है। इस कोने को लेकर इसके ऊपर एक रूम बनाया गया, इसी के पास में एक रूम तैयार किया गया, इसके ये कोना जो है आपका, इसके पास में रूम तैयार हो गया, इसके ऊपर रूम, इस पास वाले रूम के भी ऊपर रूम। कितने रूम बन गए? 4। अब इन चारों रूमों के ऊपर भी रूम बनाए जा सकते हैं क्या? हाँ, बनाए जा सकते हैं। देखो ध्यान से, एक कोने के इधर भी रूम, ये रूम इधर पास में और ये पीछे, एकदम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जब तक ये चीज़ समझ नहीं आती दिमाग घूमने लग जाता है, बराबर है ना। आपका एक रूम देखना, देखा है जिसमें आप बैठे हैं, उस रूम का ये रूम है, इस रूम के ये पास में रूम, ठीक है। 2 रूम हो गए। इस पास के रूम के, इस रूम के इधर भी रूम, इधर भी रूम, यही तो कोना काम में आ रहा है, ये सेंटर कोना है, ठीक है। इस कोने के ये वाला रूम बना हुआ है जिसमें आप बैठे हैं, उसके पास में भी रूम है, उसके पीछे भी रूम है और इसके पीछे भी रूम है। कितने नीचे रूम हो गए? 4 रूम।
एक रूम का कोने से उसके 3 रूम और बन सकते हैं। यानी नीचे कितने रूम बन गए? 4। उसी कोने को लेते हुए चारों रूमों के ऊपर भी कितने बन सकते हैं? 4 और रूम बन सकते हैं। यानी कि इस रूम में इसके ऊपर भी रूम, इसके ऊपर, इसके और इसके कितने हो गए टोटल? 4। ऊपर 4 नीचे 4 हो गए। यानी एक कोना कितने में टूट रहा है? 8 में। कितने में बेटा? 8 में। यानी कि एक अवयवी कण यानी एक कोना कितने में टूटता है? 8वें भाग में। वो 8वां भाग एक एकक कोष्टिका में दिखाई देता है। अर्थात क्रिस्टल जालक का एक अवयवी कण एकक कोष्टिका में जब भाग लेता है तो उसका कौन सा भाग आता है? 8वां भाग आता है। शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपन फलक की बात करेंगे। आपके रूम की दीवार, ये रही दीवार, राइट। ऐसी कितनी दीवारें हैं आपके रूम में? ध्यान करेंगे। 4 तो हर कोई गिन लेगा, है ना। जिस तरफ मुंह करके बैठे हो 1, फिर उस रूम आप जिस तरफ बैठे हो मुंह करके उसके पीछे, फिर साइड में दोनों तरफ कितनी हो गई? 4। अब जहां पर आप बैठे हैं ना वो भी एक फलक ही है, तो कौन सा कितना हुआ? 5। और आपके सर के ऊपर छत भी है, वो भी एक फलक है। कितने हो गए? 6, राइट। अपन यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5, पीछे 6 दिख गई होगी, राइट। ऊपर 1, नीचे 2, साइड में 3 4, ये बाहर कितनी हुई? 5, और ये पीछे कितनी हुई? 6। कितने फलक हैं टोटल? 6 फलक दिखाई दे रहे होंगे ना। ऊपर नीचे, दाएं बाएं, राइट। ऊपर नीचे हो गया। अब पीछे, ये तो ऊपर था ना, अब अपन क्या बात कर रहे हैं? पीछे। ये पीछे और ये इस तरफ पीछे। गिनो कितने हो गए? 1 2 3 1 2 3। कितने हो गए बेटा? 6। यानी कि फलक कितने होते हैं? 6। आइए 6 फलक लिख देते हैं। अब एक फलक से कितने रूम तैयार हो सकते हैं? चेक करें। आइए, आप जिस रूम में बैठे हैं उसके पास में रूम है क्या? बिल्कुल होगा ही। एक रूम थोड़ी होता है एक ही घर में, 2 रूम होते हैं ना अटैच। तो इस दीवार के पास वाला जो रूम है वो भी इसी दीवार के सहारे ही तो है। उसके और ये दीवार कॉमन है आपके रूम की, होती है ना। एक रूम में दो रूम है, उसके बीच में एक दीवार कॉमन होती है, अर्थात वो क्या है? एक फलक है जो कितने में टूट रहा है? 2 में। अर्थात जब क्रिस्टल जालक की बात करते हैं तो एक फलक जो होता है वो एकक कोष्टिका में जब भाग लेता है तो कितने में टूट जाता है बेटा? 2 में। यानी कि आधा हो गया। 6 × 1/2। अब बात करते हैं किनारे की। अब किनारे कैसे ज्ञात करेंगे? अपने रूम में जहां आप बैठे हैं उसके किनारे को चेक करेंगे। किनारा मतलब क्या? जो 2 फलक को मिलाती है, 2 फलक को मिला रही है, कोई ना कोई तो होगी। 2 फलक यानी दीवारें, आप समझे अपनी लैंग्वेज में, तो 2 दीवारें जहां मिल रही है वो क्या है? किनारा है। तो किनारे चेक करते हैं। चेक करें। सबसे पहले तो किनारे चेक करेंगे क्या? खड़ी लाइनें। अपने रूम की खड़ी लाइनें चेक करो कितनी है? 1 2 3 4। समझ में आ गई है ना। उसके बाद सरफेस के भी गिनो। 4 नीचे है ना, 1 2 3 और 4, राइट। ऐसे ही छत की भी किनारे चेक करो। 1 2 3 और 4। कितने हो गए टोटल? 4 4 करते हुए कितनी बार? 3, है ना। तो कितने हो गए टोटल? 12। तो किनारे कितने होते हैं आपके पास? 12 किनारे होते हैं। अब एक किनारे से कितने रूम बनाए जा सकते हैं, राइट। आइए चेक करते हैं। ये एक किनारा है, ये भी एक किनारा है, ये भी किनारा और ये भी किनारा है। इस किनारे को यदि आप लेते हैं तो अपने को रूम तैयार करना है। कितने रूम तैयार किए जा सकते हैं? एक किनारे को चेक करते हैं। इस किनारे से एक रूम ये बना, इसी किनारे से एक रूम ये बन गया, इसी किनारे से इसके ऊपर और इसी किनारे से इसके ऊपर भी रूम बन गया। कितने हो गए? 4। नीचे 2 ऊपर 2। कितने हो गए? एक किनारे से कितने रूम तैयार कर दिए? 4। यानी कि एक किनारा कितने में टूट रहा है बेटा? 4 में, यानी 1/4। अब यदि एक एकक कोष्टिका में बात करूं तो कोने कितने होते हैं? एक ही कोना आता है। फलक की बात करूं तो कितने फलक होते हैं? 3 ही फलक होते हैं। किनारों की बात करूं तो कितने होते हैं? 3। बात समझ में आ गई होगी। यानी कि अपन एक एकक कोष्टिका में यदि कोने, फलक और किनारों की बात करूं तो एक कोना, 3 फलक और 3 ही क्या होते हैं बेटा?
किनारे होते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, अपन बढ़ते हैं कि जब अपने को एकक कोष्टिका में कोने, फलक और किनारों की संख्या ज्ञात करनी होती है तो क्या करते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? कोने प्लस फलक, कोने प्लस फलक इज इक्वल टू किनारा, किनारे प्लस 2। हमेशा ध्यान रखेंगे ये एक फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है। कोने प्लस फलक बराबर किनारे प्लस 2। आइए चेक करते हैं। कोने कितने होते हैं बेटा? कितने कोने होते हैं? 8। फलक कितने होते हैं बेटा? 6। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए टोटल? 12 प्लस 2 कितने हो गए? 14। ये भी कितना हो गया? 14, राइट। अब अपने को एक काम करना है। अब बताया गया है कि आपको कोने और फलक दिए, किनारों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? बिल्कुल अभी करते हैं। अपने पास किनारों की संख्या नहीं है, अपने पास कोने 6 हैं, फलक कोने 8 है, फलक 6। तो किनारे तो अपने को ज्ञात करना है। यहाँ कितने हैं? प्लस के 2। यहाँ हो गए 14 माइनस 2 कितना आया? 12, 12। एक्चुअल में किनारे होते कितने हैं? 12 ही तो होते हैं। इसलिए अपन कहते हैं कि इस तरह की जो वैल्यूज होती है उनको यदि निकालना आता है तब तो समझ में आ जाती है बात कि कोने कितने आएंगे, किनारे कितने आएंगे और फलक कितने आएंगे। तो ये इसलिए आपको पहले समझाया क्योंकि जब मैं क्रिस्टल सिस्टम यानी तंत्र को समझाऊंगी तो उस समय ये सब चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। अब चलते हैं अपन आगे। आज का जो टॉपिक है अपना बेसिक होने के बाद मैं टॉपिक के ऊपर आती हूँ कि ये कौन सा टॉपिक किस तरह से बताया गया है आपकी बुक के अंदर, इसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब शुरू करते हैं अपन क्लासिफिकेशन किसका? क्रिस्टल तंत्र का। तो आपकी बुक में जो क्रिस्टल तंत्र का क्लासिफिकेशन दिया गया है वो 2 प्रकार से दिया गया है। पहला क्या है? सरल घनीय, सरल घनीय एकक कोष्टिका, कोष्टिका, राइट। और दूसरा दिया गया है केंद्रीय, केंद्रीय एकक कोष्टिका। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूब यूनिट सेल, सिंपल क्यूब यूनिट सेल। और यहाँ क्या बोलते हैं? सेंटर यूनिट सेल, केंद्रीय एकक कोष्टिका। इनके इंग्लिश में भी नाम पता होने चाहिए। वैसे तो हम हिंदी के साथ बोल रहे हैं पर फिर भी आप भी ध्यान करेंगे। सरल घनीय एकक कोष्टिका क्या होती है और केंद्रीय एकक कोष्टिका क्या होती है, तो इनको जो है इसके बारे में तो सिंपली क्या है, एक सरल घन बनाया और उसको डिस्क्राइब कर दिया गया, सिंपली एकदम, है ना। तो क्योंकि सरल घन ही पूछ रहा है अगला और कुछ बोल ही नहीं रहा है। लेकिन जब बात किसकी करते हैं बेटा? केंद्रीय एकक कोष्टिका की बात करते हैं तो थोड़ा सा उसको डिटेल में बताया गया। क्या बताया गया कि केंद्रीय जो एकक कोष्टिका की आप बात करेंगे तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? काय केंद्रित, काय केंद्रित, केंद्रित एकक कोष्टिका, काय केंद्रित एकक कोष्टिका। उसके बाद बताया गया है फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, केंद्रित एकक कोष्टिका, राइट। उसके बाद दिया गया है पहले काय केंद्रित, फिर फलक केंद्रित, उसके बाद अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित, केंद्रित एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका, राइट। कितने भागों में डिवाइड कर दिया बेटा? 3 भागों में। किसको? केंद्रीय एकक कोष्टिका को। वहीं सरल घन को केवल इसी के अंदर बताया गया है कि ये क्या होती है। तो थोड़ा सा इसके अंदर अपन बात करेंगे सरल घनीय एकक कोष्टिका का क्या मतलब होता है। जब भी आप किसी सरल घन की बात करते हैं तो अवयवी कण जो होते हैं बेटा, वो अवयवी कण जो होते हैं हमेशा कोनों पर ही होते हैं। अवयवी कण कहाँ होते हैं? अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। केवल और केवल कहाँ स्थित होते हैं? कोनों के ऊपर। अर्थात सरल घनीय एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या क्या होगी? तो अवयवी कणों की संख्या अपन क्या लिखेंगे? अवयवी कणों की संख्या,
तो आप क्या लिखेंगे, अपन जानते हैं केवल कहाँ स्थित होते हैं, कोनों पर। कोने पर मतलब कितने कोने होते हैं टोटल, 8। और बात किसकी कर रहे हैं, एकक कोष्टिका। एकक कोष्टिका की बात कर रहे हैं, मतलब ये कितने भागों में टूटेगा, 8वें भाग में, अर्थात कितना हो गया, 1। यानी सरल घन की यदि बात की जाए तो उसमें उपस्थित अवयवी कणों की संख्या सदैव कितनी मिलती है बेटा, 1 प्राप्त होती है। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद अपन बात करते हैं काय केंद्रित एकक कोष्टिका, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, केंद्रित एकक कोष्टिका। तो यहाँ और यहाँ में क्या फर्क है, एक डायग्राम बनाते हैं। ये रही आपकी एक एकक कोष्टिका। ध्यान करेंगे एकक कोष्टिका का जब भी आप डायग्राम बनाएं, ताकि आपको जब भी आप इसको थ्योरी में पढ़ रहे हैं, एक डायग्राम तुरंत आपका हाथ चल जाना चाहिए कि ये एकक कोष्टिका यूं रही, तैयार होनी चाहिए, राइट। केंद्रीय एकक कोष्टिका नॉर्मली क्या होता है कि घन के अंदर कोनों के ऊपर तो अवयवी कण होते हैं ना, ये रहे। लेकिन केंद्रीय मतलब इनके सेंटर में भी स्थित होंगे। कहने का मतलब ये है कि सरल घन में जहाँ एकक जो अवयवी कण है वो कोनों पर स्थित होता है, तो केंद्रीय एकक कोष्टिका में अवयवी कण कोनों के अलावा अलग अलग जगहों पर भी स्थित होते हैं। यानी अवयवी कण जो होते हैं वो कोनों पर ही नहीं, इसके अलावा भी अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग जगह मतलब क्या, लाइक काय केंद्रित एकक कोष्टिका है ना, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल BCC है ना। उसके बाद FCC फलक केंद्रित यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बराबर समझ में आ रहा है। BCC का मतलब क्या है, बॉडी सेंटर्ड केंद्रित एकक कोष्टिका यूनिट सेल। ओके, अब यहाँ पर अपन बात करें कि जो अवयवी कणों की संख्या है बेटा, अवयवी कणों की संख्या कैसे निकालेंगे, कणों की संख्या तो कुछ नहीं, बहुत इजी है। देखो अभी आपके सामने ही करते हैं अपन। बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, आपने एक क्यूब बनाया, राइट। मैं बार बार क्यूब बना के इसीलिए शो आउट कर रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। बॉडी सेंटर्ड में अपन बात करेंगे कि अवयवी कण जो हैं वो कोनों पर तो होंगे ही, साथ में क्या होगा, उस क्यूब के सेंटर में भी होगा एक अवयवी कण। तो अपन कैसे लिखेंगे संख्या इनकी, तो ये डायग्राम आप बनाएंगे। उसके बाद अपन जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे अवयवी कणों की संख्या के लिए, तो अपन क्या कहेंगे, कोनों पर तो स्थित होते ही हैं, यानी 8 × 1/8। साथ में मैंने कहाँ बनाया था, बॉडी के सेंटर में। बॉडी का सेंटर मतलब 1। अब सेंटर कभी टूटता नहीं, यानी कि किसी भी बॉडी का सेंटर 1 ही होता है, उसको कहीं भी अपन बांट नहीं सकते। तो 1 × 1, राइट। बात समझ में आ गई होगी। तो अपने पास अवयवी कण 1 + 1 कितने हो गए, 2। यानी कि जब आप बॉडी सेंटर्ड की बात करेंगे तो अवयवी कणों की संख्या कितनी आ जाती है बेटा, 2 आ जाती है। साथ में ही लिखो ताकि आपको उसी चीज़ को वहीं पर समझ में आ जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अवयवी कणों की संख्या क्या लिखनी होगी यहाँ पर, 2। आगे चलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फलक के अंदर क्या होता है कि अपन इनके अवयवी कणों की संख्या यदि निकालें तो अवयवी कणों की संख्या कैसी होगी, अवयवी कणों की संख्या कैसे होगी, तो अपन देखते हैं। अभी अपन ने बात की सरल क्यूब में तो कोने पर तो कण होते ही है, राइट। तो कोने पे तो हैं, कोने पे मतलब 8 × 1/8। साथ में कहाँ पर होंगे, फेस फलक पर भी होंगे। तो ये रहा आपका एक डायग्राम जिसके अंदर अपन बात करते हैं कोनों पर तो ये रहे, उसके बाद में फलक पर भी होंगे, फलक के केंद्र पर। यानी ये फलक 1, ऊपर वाला 1, उसके बाद में इस साइड वाला 1, नीचे वाला 1, राइट। अब ऊपर वाले के बाद में पीछे वाला और इसके भी पीछे वाला है। कितने हो गए टोटल, 6 सेंटर। यानी अपन यहाँ क्या लेंगे 6, और वो टूटते कितने में है, 1/2। पीछे मैंने अभी जनरल में बताया था आपको। तो ये कितने हो गए टोटल आपके पास, चेक करो, 1 + 3 हो गए होंगे ना, 3 अभी बात करके आए थे। तो कितने हो गए अवयवी कण बेटा, 4। ये चीज ऐसे ही उतार लीजिए। अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है किसके अंदर, फलक के अंदर कितनी होती है बेटा, 4 होती है। ये लिख देते हैं। आगे चलते हैं, अंत्य केंद्रित यानी कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप किसी क्यूब की बात करते हैं तो अल्टरनेट फलक के ऊपर
अवयवी कण उपस्थित होता है। तो कोनों पर तो मिलेगा ही, जो तो फिक्स है अपने पास सरल क्यूब में आपने देखा था अभी। यहाँ उसके बाद में अल्टरनेट, तो अल्टरनेट कैसे चेक करेंगे कि एक के पास नहीं होना चाहिए, एक के विपरीत होना चाहिए। तो यानी कि सामने वाले फलक पर है तो इस सामने वाले फलक पे ही होगा, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं। क्यों नहीं आ सकता ऊपर वाले फलक और नीचे वाले फलक पर? क्योंकि ऊपर वाले फलक पे यदि आपने लगाया तो उसके पास वाले फलक पर पहले से ही क्या है, एक अवयवी कण मौजूद है, इसलिए अपन पहले से उसको नहीं लगा सकते। इसलिए यहाँ पर अल्टरनेट हो चुका, यानी कि कितने अवयवी कण काम में आ रहे हैं? 2। तो अपन चलते हैं अंत्य केंद्रित की बात करते हैं। तो यहाँ पर अवयवी कणों की जब आप संख्या ज्ञात करेंगे, अवयवी कणों की संख्या, तो अपन देखते हैं क्या बेटा, यहाँ पर कोने पर तो होंगे ही, साथ में क्या होंगे, अल्टरनेट जब आप बात करते हैं तो क्या होता है, 2 गुना कितना, 1, तो आधे में टूटता है तो कितने में हो गया, 1 + 1 कितना हुआ, 2। यानी कि अंत्य केंद्र में भी अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो ये था आपका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन क्रिस्टल तंत्र का। पीछे के वीडियो में मैंने एक बात डिस्कस किया था, क्या कि जब अपन क्रिस्टल समुदाय पढ़ रहे हैं तो उसमें 14 क्रिस्टल तंत्र थे अपने पास, उसमें से उसे 7 समुदाय ने किसने बांटा था, 7 समुदाय के अंदर ब्रेवे ने। तो ब्रेवे ने जो 7 समुदाय बांटा है उसकी एक सारणी बनी हुई है, तो उसको भी अपन यहाँ रीड कर लेते हैं कि वो सारणी क्या है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है, पर थोड़ा सा उसको समझना जरूरी है क्योंकि वो याद नहीं होती है आप लोगों को। इसलिए मैं एक छोटा सा ट्रिक से आपको वो चीज़ समझा देती हूँ ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए कि वो सारणी कैसे बनाई गई है। बार बार मैं बोल रही हूँ कि जो सारणी आपको बनाई गई है उसको आपको याद रखना है, क्योंकि उसका निर्माण जो है वो किसने किया था बेटा, ब्रेवे ने किया था। तो इसका नाम क्या दिया, ब्रेवे जालक के नाम से जाना जाने लगा। तो अपन चलते हैं आज उसका ही एक जो इंट्रोडक्शन है उस सारणी का, वो किस तरह से किया गया है वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो उसके अंदर अपने पास जो कैटेगरीज है उसमें सबसे पहला कॉलम दिया गया है क्रिस्टल तंत्र का, क्रिस्टल तंत्र, ठीक है। उसके बाद दिया गया है अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी, और उसके बाद में दिया गया है अक्षीय कोण, ठीक है। ये जो दूरी है ये भुजाएं हैं आपकी, है ना, ये हैं। तो इनके बारे में बताया गया है कि ये क्या कहना चाहते हैं। क्रिस्टल तंत्र जो है वो कितने समुदाय थे, 7। तो सबसे पहला क्या है, घनीय, क्या है, घनीय। दूसरा क्या है, द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष आ गया। उसके बाद तीसरा क्या है, षटकोणीय, सॉरी विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष, राइट। उसके बाद क्या है, षटकोणीय, षटकोणीय। उसके बाद क्या है आपका, त्रिसमताक्ष, त्रिसमताक्ष। उसके बाद छठा जो है एकंताक्ष, एकंताक्ष। उसके बाद लास्ट क्या है, त्रिंताक्ष। ये जो है वो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को बता रहे हैं, एक्चुअली उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि घनीय कैसी स्ट्रक्चर होती है, द्विसमलंबाक्ष कैसी होती है। तो घनीय मतलब क्यूब। जब अपन भुजाओं की बात करते हैं, अक्षीय जो भुजाएं होती है उनको अपन ने 6 पैरामीटर में डिवाइड किया था, याद होगा, ए बी सी, अल्फा बीटा और गामा। तो घनीय में क्या होता है हमेशा बेटा, ए = B, B = C। आप घन का कोई सी भी भुजा को देखो, जितनी भी भुजाएं हैं उसके अंदर, वो सारी भुजाएं क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है, यानी A = B, B = C। उसके बाद नाम है द्विसमलंबाक्ष, यानी कि 2 भुजाएं तो बराबर पर तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, यानी आप क्या लिखेंगे, A = B but not equal C, राइट। विषम, विषम मतलब सब अलग अलग हो जाते हैं, इसका मतलब A is not equal to B, B is not equal to C। तो तीनों क्या हो गई, एक दूसरे से भुजाएं भिन्न हो गई है। षटकोणीय, अब षटकोणीय क्या होती है, 2 भुजाएं तो बराबर होती है। हेक्सागोनल आपने देखा होगा ना स्ट्रक्चर ऐसी, तो देखो 2 भुजाएं सब बराबर है, लेकिन तीसरी भुजा क्या नहीं है, उसके बराबर नहीं है। तो अपन क्या लिखेंगे, A = B but not equal to C। त्रिसमताक्ष,
3 यानी 3, सम यानी समान, तीनों भुजाएं क्या है, समान। A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। अब एकंताक्ष, एकंताक्ष मतलब अकेला, अकेला व्यक्ति किससे मैच नहीं करता, तो मतलब तीनों भुजाएं फिर क्या हो गई, फर्दर अलग अलग हो गई। A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। सिमिलर त्रिंताक्ष में भी तीनों भुजाएं अलग चलेगी बेटा, A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। थोड़ा सा ध्यान करेंगे, यदि आप ट्रिक की तरफ चले तो आप देखेंगे घनीय जो चला है, द्विलंबाक्ष में एक को हटाया, विषम में दोनों को हटा दिया, फिर वापस जब अपन रिपीट कर रहे हैं तो उसका उल्टा ही चल रहे हैं। इसके बाद जो रिपीटेशन है वो देखो सिमिलर है, A इज बी इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी, राइट। फिर उसका सिमिलर ऊपर वाला त्रिसमताक्ष आ गए, फिर लास्ट में जो है वो क्या है, बिल्कुल भिन्न है जो आपने विषमताक्ष में दिया गया है। इसलिए अपने को ये ट्रिक से अच्छे से समझ में आ जाता है। आगे चलते हैं अक्षीय कोण। अब अक्षीय कोण यानी क्या, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा में क्या है कि अपन जब घनीय द्विसम लंबाक्ष और विषम लंबाक्ष की बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री ईच, सब में सिमिलर चलेगा, तीनों ही क्या होंगे 90 डिग्री इक्वल। लेकिन जब आप किसकी बात करेंगे बेटा, षटकोणीय की बात करेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री होगा, बट गामा जो है वो आपका क्या होगा, गामा जो है वो क्या होगा 120 डिग्री। आप देख सकते हैं ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसमें ये और ये आपको शो आउट कर रहे होंगे कि ये जो बॉन्ड एंगल आप बता रहे हैं इसको यदि आप ओपनली देखें तो ये किसको मेंटेन करेगा, यहाँ 120 डिग्री को, यानी ओपन करके आप उल्टा करके इसको देखें तो ये 120 डिग्री का दिखाई देता है। तो इस तरह से अपन चलते हैं आगे, और ये तो था आपका गामा, गामा जो है वो कितना है 120 डिग्री। आगे चलते हैं त्रिसमताक्ष, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, त्रिसमताक्ष, लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री इक्वल नहीं है, तीनों बराबर तो हैं क्योंकि त्रिसमताक्ष है, एंगल्स बराबर हो सकते हैं पर वो कितने बराबर किसके नहीं होंगे, 90 डिग्री बराबर नहीं होंगे। अब अपन चलते हैं किसके, एकंताक्ष, अल्फा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री पर बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। अब चलते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं और 90 डिग्री भी बराबर नहीं। तो ये एक सीक्वेंस था आपका क्रिस्टल तंत्र के अंदर किसका, 7 समुदायों का, जिसको आपको सारणी के अंदर समझा दिया गया है। तो इसको अच्छे से लिखेंगे इसी ट्रिक से, जैसे मैंने यहाँ लिखा गया है उसी के क्रम में लिखेंगे, क्योंकि आपकी बुक में इसका क्रम चेंज किया गया तो वो उस क्रम को आप नहीं, इसी क्रम से लिखेंगे ताकि आपको ये चीज़ याद हो जाए। इसका क्वेश्चन बराबर बैठता है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि षटकोणीय के अंदर अक्षीय दूरी व अक्षीय कोणों के मध्य संबंध बताइए। तो अक्षीय दूरी, दूरी A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और ना दूरी और कोणों के बीच में संबंध क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा 90 डिग्री बट गामा कितने डिग्री होगा 120 डिग्री। तो थोड़ा सा ध्यान करके इन चीज़ों को लिखेंगे और समझ में आए तो इसी चीज़ को अपन नोट्स में भी अच्छे से उतारेंगे। ठीक है, थैंक यू।